दुबई। दोस्तों, दुबई आज एक ऐसी जगह बन चुका है जहां पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और दुनिया के सबसे रईस और वीवीआईपी लोग यहां जाने की ख्वाहिश रखते हैं और अपनी छुट्टियों को एंजॉय करना दुबई में पसंद करते हैं। पर दुबई जो आज से 22 साल पहले कुछ इस तरह से दिखाई देता था, ऐसा क्या हुआ इन 22 सालों में कि दुबई अचानक से दुनिया की सबसे शानदार जगह में बदल गया। दुबई में आज 7 स्टार होटल, बुर्ज खलीफा जैसी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टावर, दुनिया के सबसे बड़े और लग्जरी शॉपिंग मॉल, हर चीज तो दुबई में है। दुबई देखने में आज इस तरह से दिखाई देता है जैसे ख्वाबों का शहर। दुबई में जाने के बाद आपको ये महसूस होगा कि आप शायद आज की दुनिया में नहीं बल्कि आने वाले फ्यूचर की शानदार दुनिया में पहुंच चुके हैं। दुबई में ये सब कुछ होने की सिर्फ एक ही वजह है और वो वजह है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। पर ये सब कुछ हुआ कैसे? आखिर क्या चमत्कार हुआ? क्या किसी के पास कोई जादुई छड़ी है? और दुबई के पास इतना पैसा कहां से आता है? इसे जानने के लिए जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अगर दुबई के शेख नहीं होते तो शायद दुबई आज इस तरह से नहीं दिखाई देती। पर आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? हमें से ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि बाकी के गल्फ कंट्रीज की तरह दुबई के पास भी इतना पैसा उसके अपने पेट्रोलियम भंडार से पेट्रोल और डीजल को बेच करके ही आया होगा। पर आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि दुबई में ऑयल से आने वाला रेवेन्यू दुबई के टोटल रेवेन्यू का मात्र 1% है। यानी दुबई के पास उसके तेल की वजह से रेवेन्यू नहीं आया। फिर दुबई के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो आज इतना अमीर हो गया? दुबई के पास भले ही ना तो अपना खाना है, ना ही पीने के लिए पानी है और ना ही दुबई में प्राकृतिक रिसोर्सेज और मिनरल्स मौजूद हैं, लेकिन दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की सोच ने दुबई को आज हर चीज में सबसे बड़ा बना दिया। दुबई के शेख ये मानते हैं कि भले ही हमारे पास पैसा ना हो, लेकिन हमेशा हमें बड़ा ही सोचना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक गोल और एक विजन नहीं है तो ये सबसे बड़ी परेशानी है। और इसीलिए मोहम्मद शेख बिन राशिद अल मखतूम हमेशा से 10 साल आगे की प्लानिंग करते हैं। यानी कि आज से 10 साल बाद दुबई में क्या होगा और दुबई कैसे दिखेगी, इसकी प्लानिंग प्रेजेंट टाइम में ही कर लेते हैं। आमतौर पर लोग ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 साल आगे का सोचते हैं। इसके आगे भविष्य में उन्हें क्या करना है बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। पर दुबई के शेख इससे कहीं आगे सोचते हैं। वो हमेशा 10 साल आगे का सोचते हैं। दुबई हमेशा से ही एक फॉर्मूले को लेकर चलता है और उसके फॉर्मूले में हर चीज या तो सबसे बड़ी या तो सबसे पहले ही होती है। चाहे वो जो भी करे, या तो सबसे बड़ा करेगा या तो सबसे पहले करेगा। दुबई में सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है। दुबई में डिज्नीलैंड से भी बड़ा दुबई लैंड है। दुबई की सबसे पहली अंडर वाटर ट्रेन जो समुद्र के अंदर चलेगी वो भी बन रही है, जो जल्द ही कुछ सालों के बाद दुबई से लेकर मुंबई तक का सफर तय करेगी। और इसके पीछे भी दुबई की एक फ्यूचरिस्टिक सोच है जिससे इंडिया के वर्कर्स दुबई में आसानी से आ जा सके और दुबई के कंस्ट्रक्शन में और भी ज्यादा तेजी होगी। दुबई हर चीज में सबसे बड़ा और सबसे पहला बनना चाहता है, पर दुबई को आने वाला पैसा ये कैसे मिलता है उसे? अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब करने के लिए दुबई के पास पैसा कहां से आता है, क्या उसके पास तेल के भंडार हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको बता दूं कि वो उसके रेवेन्यू का सिर्फ 1% ही है। तो आप ये जान लीजिए कि आज की डेट में दुबई दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैवल्ड कंट्री है। जी हाँ, यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं और इन्हीं लोगों के पैसे से दुबई अपनी जेबें भरता है। टूरिज्म में नंबर 1 की पोजीशन पे आज दुबई है और जिसकी वजह से आज हमारे पास ढेर सारा पैसा है। दुबई ने खुद को दूसरी गल्फ कंट्रीज से अलग करते हुए ऑयल टू टूरिज्म में खुद को शिफ्ट किया है। यानी कि जहां दूसरी गल्फ कंट्रीज वाले देश तेल पर निर्भर करते हैं, वहीं पर दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को पता था कि केवल तेल से दुबई आगे नहीं बढ़ सकता, पर एक ना एक दिन तो ये प्राकृतिक कच्चा तेल तो खत्म हो ही जाएगा। इसलिए उन्होंने दुबई को केवल तेल पर निर्भर रहने की बजाय उससे शिफ्ट होकर टूरिज्म से दुबई की इकोनॉमी को बेहतर बनाने का प्लान बनाया। दुबई की बुर्ज खलीफा बिल्डिंग में बने घरों को दुबई करोड़ों की कीमत पर लोगों को देता है, जिससे इसकी इकोनॉमी पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। दुबई में मौजूदा जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उनके हेड ऑफिस बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग्स में हैं और दुबई इन ऑफिसेस को रेंट पर देने से पहले उनसे ढेर सारा पैसा वसूलता है। इसके अलावा दुबई में हर चीज के लिए एक पेनल्टी लगाई जाती है, जानबूझकर नहीं लगाई जाती, बल्कि जो लोग दुबई के नियमों को तोड़ते हैं उन पर पेनल्टी लगाई जाती है। और ये पेनल्टी इतनी ज्यादा होती है कि इससे दुबई को एक बड़ा रेवेन्यू मिलता है। दुबई में ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ देने या किसी और छोटे मोटे नियम को तोड़ने पर भी एक बड़ी पेनल्टी लगाई जाती है।
अब आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई में अगर आपकी कार पर धूल है तो भी आप पर पेनल्टी लगाई जाती है। अब ऐसे में जो लोग यहाँ पर नए होते हैं उनसे कई सारे नियम तो ऑटोमेटिक टूट ही जाते हैं और इन भारी पेनल्टी से भी दुबई को अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है। और खास बात यह है कि दुबई में ऐसी चीजें बहुत हाईटेक और टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, जैसे कि यहाँ पुलिस को फरारी, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां मिली हुई हैं। अब आप अगर इंडिया जैसे देश से कंपेयर करेंगे तो आप यही सोचेंगे कि पुलिस विभाग और सरकार के पास इतना पैसा कहां से आता है कि अपने पुलिस वालों को फरारी जैसी गाड़ियां दे रखी हैं चोरों को पकड़ने के लिए। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे भी दुबई की हाईटेक और दूरदर्शी सोच का होना है। दुबई के एम्प्लॉइयों की नौकरियां हमारे यहाँ की सरकारी नौकरियों की तरह नहीं होती हैं कि यहाँ पर चाहे काम हो या ना हो, आप बढ़िया आराम से जाएं और डेस्क पर बैठे बैठे अपना समय बिताकर चले आएं। दुबई में केवल उतने ही लोगों को अपॉइंट किया जाता है जितने लोगों की जरूरत है और काम के मुताबिक ही पैसे दिए जाते हैं। अब आपको ये जानकर के बेहद हैरानी होगी कि दुबई के पुलिस स्टेशंस में एक भी पुलिस वाला नहीं रहता है, फिर भी यहाँ पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से लागू रहती है और दुबई में क्राइम रेट भी लगभग 0 के बराबर है। पर ऐसा होता कैसे है? बिना पुलिस के पुलिस स्टेशन में भला कामकाज कैसे होता है और यहाँ के नागरिक शिकायत कहाँ पे करते हैं? दरअसल दोस्तों, यहाँ के पुलिस स्टेशन में हर काम ऑनलाइन तरीके से होता है। यहाँ पर रहने वाले लोग पुलिस स्टेशन में आकर हमारे यहाँ के एटीएम की तरह ही सारी डिटेल एक मशीन में डालते हैं और उसके बाद उन्हें अपनी कंप्लेंट की रसीद मिल जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। मामला दर्ज कर लिया जाता है और फिर उसकी सुनवाई होती है। पुलिस वाले केवल पेट्रोलिंग करते हैं और ऑनलाइन शिकायतों पर कार्रवाई करने का काम करते हैं। इससे ना तो दुबई को एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज की जरूरत होती है और साथ ही साथ लोगों को सहूलियत होने के साथ साथ घूसखोरी का भी नामो निशान नहीं रहता। दुबई में इंफ्रास्ट्रक्चर इतने तेजी से होता है कि आप केवल कुछ ही महीनों के बाद यहाँ आते हैं तो आपको सारी चीजें बदली हुई मिलती हैं। कुछ नए मॉल्स और कुछ नई बिल्डिंग्स को आप देखकर हैरान हो जाते हैं। कंस्ट्रक्शन रात दिन चलता रहता है और दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी भी अब इस जगह पर काम करने के लिए आना चाहती है। आने वाले समय में कहा जा रहा है कि दुबई में चाइना की तरह ही कई सारी बड़ी फैक्ट्रीज, कंपनियां शिफ्ट हो जाएंगी और दुबई अपने हर काम को दुनिया में सबसे बड़ा करना चाहता है, जो ये बताता है कि दुबई हर मामले में दुनिया का या तो सबसे पहला या तो सबसे बड़ा काम ही करना चाहता है। दुबई ने बच्चों के लिए एक ऐसे पार्क और एंटरटेनमेंट प्लेस को बनाना चाहा जहां पर बच्चे और फैमिली एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सके और दुबई डिज्नीलैंड जैसा एक प्लेस बनाना चाहता था और इसके लिए दुबई के शेख डिज्नीलैंड वालों से मिले और उनसे एक और डिज्नीलैंड बनाने की बात कही जो दुबई में बनेगा। इस पर डिज्नीलैंड वाले मान गए और दुबई के शेख ने एक शर्त रखी थी कि दुबई का जो दुबई लैंड बनेगा वो डिज्नीलैंड से बड़ा होना चाहिए, जिस पर डिज्नीलैंड वाले नहीं माने और उन्होंने कहा कि हम डिज्नीलैंड से बड़ा दूसरा डिज्नीलैंड नहीं बनाएंगे। जिसके बाद दुबई के शेख ने डिज्नीलैंड को सबक सिखाने के लिए खुद से ही दुबई लैंड बनवा दिया, जो डिज्नीलैंड से काफी ज्यादा बड़ा है और लगभग 72,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो डिज्नीलैंड से भी ज्यादा अच्छा और एंटरटेनिंग किड्स प्लेस है। दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के डिक्शनरी में असंभव जैसा कोई वर्ड नहीं है और इसीलिए दुबई में कई ऐसे मेगा कंस्ट्रक्शंस हुए हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं हो सकते। अब क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक रेगिस्तानी इलाके में फूल से लदे हुए पौधों का उगना और एक ऐसी जगह का होना जहां पर चारों तरफ फूल ही फूल हो। दोस्तों, लोग कहते हैं कि रेगिस्तान में फूल नहीं खिलते हैं, पर दुबई ने यह कारनामा वाकई में करके दिखाया। साल 2013 में वैलेंटाइन डे के मौके पर दुबई में दुनिया के सबसे बड़े फ्लावर गार्डन को बनाया गया और इस वैलेंटाइन डे पर फ्लावर गार्डन के इनॉग्रेशन के बाद दुनिया ने एक ऐसी जगह को देखा जहां सबसे ज्यादा सुंदर सुंदर दुनिया के रेयरेस्ट फूल चारों तरफ मौजूद हैं। ये फूलों से लदा हुआ गार्डन किसी मिरेकल से कम नहीं है, इसलिए इस गार्डन का नाम मिरेकल गार्डन दुबई रखा गया है, जिसमें आज टूरिस्ट दूर दूर से दुनिया भर से आते हैं और इन फूलों को देखने का आनंद लेते हैं। ये पहला ऐसा प्राकृतिक फूलों का गार्डन है जिसके बराबरी में दुनिया में कोई भी गार्डन नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बड़ा है और यहाँ पर रेयरेस्ट फूलों के पौधे मौजूद हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों, दुबई स्ट्रेटेजीज बनाने में बहुत आगे है, पर शायद इसीलिए उसने ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाई हुई हैं जिसकी वजह से लोगों का ध्यान दुबई की ओर बढ़े और दुबई में टूरिज्म इतनी तेजी से बढ़ा कि आज टूरिज्म के दम पर दुबई अपनी एक अलग ही इकोनॉमी की ओर बढ़ चुका है। ना तो उसे नागरिकों से टैक्स लेना पड़ता है और ना ही दुबई को अपने मेगा प्रोजेक्ट्स और कंस्ट्रक्शंस में किसी तरह का कोई समझौता करना पड़ता है। दुबई ने क्यों ऐसी यूनिक चीजों को बनाया है, इसके पीछे कहा जाता है कि दुबई के शेख ये मानते हैं कि जब तक दुनिया में कोई भी काम यूनिक नहीं होगा तब तक लोगों की नजर उस पर नहीं जाती है। अगर आप दुनिया से हटकर कोई काम करते हैं तो लोग बहुत जल्द उसकी तरफ केंद्रित होते हैं और उससे अट्रैक्ट होते हैं और इसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके दुबई में आज दुनिया की सबसे यूनिक और सबसे बड़ी
चीजें मौजूद हैं। इकलौता दुबई में 7 स्टार होटल है जिसके जैसा होटल कहीं भी पूरी दुनिया में पॉसिबल नहीं है। सब कुछ दुबई में पॉसिबल है सिर्फ दुबई के शेख की सोच की वजह से हो पाया, और इसीलिए उनके पास आज पैसा ही पैसा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।